अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है जीएफआर। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं प्रोटीन यूरिया को, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो वर्सन करते हैं प्रोटीन यूरिया को, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो जीएफआर को इंक्रीज़ करेंगे और कौन से ऐसे ड्रग हैं जो जीएफआर को डिक्रीज़ करेंगे, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो जीएफआर को डिक्रीज़ करेंगी, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो जीएफआर को इंक्रीज़ करेंगी और जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रीनल ब्लड फ्लो क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रीनल ब्लड फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रीनल प्लाज्मा फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक पुराना स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसके अंदर एक मैग्नीफाइड व्यू है ग्लोमेरुलस का और ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल जा रही हैं और उसके अलावा बोमेन कैप्सूल है और हमें पढ़ा था कि मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं जो कंडेंस्ड फॉर्म में सेल्स होंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे जेजी सेल्स को। जब जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो रेनिन रिलीज़ होगा, रेनिन जब रिलीज़ होगा तो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करवाएगा और फिर पल्मोनरी कैपिलरी से एक एंजाइम आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवाएगा और अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब चेक करते हैं कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इम्प्रूव करेंगे प्रोटीन यूरिया को और बाय द डायलेशन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। जब इफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन होगी तो जीएफआर डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रोटीन यूरिया हमारे पास कम होगा, जिनके अंदर ARBS एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर सर्टेन ग्रुप जितना भी है वो इसी के अंदर मेंबर जो होंगे वो इसी के अंदर आते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक जो रिसेप्टर को ब्लॉक करवा के डायलेशन करवाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल की। फिर AC इनहिबिटर के जो प्रिल फैमरी एनिलप्रिल एसिनोप्रिल ये भी डायलेशन करवाते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल को और GFR को डिक्रीज़ करवाते हैं। फिर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की दो क्लासेज आती हैं, डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये इफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करवाएगी और जो नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करवाएंगी। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल को करवाएंगे और जीएफआर को इंक्रीज़ करेंगे और वॉर्स करेंगे प्रोटीन यूरिया को। हम अगर प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमारे पास पेशेंट पहले ही है तो हम उस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे। अच्छा, उसके अंदर डोपामिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के अंदर डोपामिन क्या करता है। फिर उसके अलावा डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके अंदर एम्लोडिपिन है ये वॉर्स करता है प्रोटीन यूरिया को बाय इंक्रीजिंग जीएफआर। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनीज इज कॉल्ड एस GFR। जो फिल्ट्रेट बनता है सारे नेफ्रॉन से दोनों किडनीज़ के, इसे हम GFR कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 100 to 120 मिलीलीटर पर मिनट। अब रीनल ब्लड फ्लो क्या है, हमारे पास नॉर्मल रेंज हमने देख ली कि 100 से 120 मिलीलीटर पर मिनट रीनल नॉर्मल रेंज होती है GFR की। हमें पता है टोटल कार्डिक आउटपुट हमारे पास कितना होता है 5 लीटर होता है, जिसमें से 25% जो होता है वो किडनी के हिस्से में आता है और यहाँ पे हमारे पास ब्लड आएगा और ये हम 500 मिलीलीटर लें तो हमारे पास 1250 मिलीलीटर 1250 मिलीलीटर जो है रीनल ब्लड फ्लो होगा। और रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो के अंदर से जो हमारी किडनी की तरफ आ रहा है उसका अगर हम 60% लें तो ये 750 मिलीलीटर जो है ये रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा। अब हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, इन्यूलिन और पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। ये इन्यूलिन क्या करता है, वो यूज़ किया जाता है मैयर करने के लिए जीएफआर को। जब मैयर हमने अगर जीएफआर को करना हो और हमने सीआरएफ क्रोनिक रीनल फेलियर को डायग्नोस करना हो, उसका ग्रेडिंग करनी हो तो हम इन्यूलिन को यूज़ करेंगे कि कैन बी यूज टू मैयर जीएफआर। पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है मैयर करने के लिए रीनल प्लाज्मा फ्लो को। तो हम कैसे करते हैं ग्रेडिंग ऑफ सीआरएफ बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ जीएफआर। ग्रेड 1 CRF कब होगा, हमारे पास नॉर्मल रेंज है 100 to 120 मिलीलीटर पर मिनट। तो ग्रेड 1 CRF कब होगा, जब 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट हमारे पास GFR होगा। और जब ग्रेड 2 कब होगा, जब 60 से 90 मिलीलीटर पर मिनट GFR होगा। और फिर ग्रेड 3 से 30 to 60 जब हमारे पास GFR होगा। ग्रेड 4 जब 15 to 30 मिलीलीटर पर मिनट हमारे पास GFR होगा। और फाइनल स्टेज हमारे पास कब आती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कब आती है, जब ग्रेड 5 होगा और लेस देन 15 मिलीलीटर पर मिनट
हमारे पास GFR होगा। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं GFR की क्राइटेरियन क्लियरेंस की मदद से, और ये बेड साइड पे हम करते हैं पेशेंट के, और क्राइटेरियन इसका फार्मूला ये हमें याद रखना है। ये फार्मूला हम याद रख ले तो हमारे लिए ये कैलकुलेट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। 140 माइनस एज, पेशेंट की एज है जो हम हिस्ट्री में पूछते हैं, वेट हम जो चेक करते हैं, सीरम क्रेटिनिन जब जब हम टेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स के अंदर हमें मिल जाता है, और सीरम क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम ऑफ मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यू, हमारे पास एक पेशेंट है जिसका 72 हम वेट लेते हैं, 20 एज लेते हैं, जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 120 मिलीलीटर, 120 मिलीलीटर आती है। लेकिन अगर हम एज को 20 से बढ़ाते जाएं, अगर हम यहाँ पे 21 एज कर दें तो हमारे पास जो GFR आएगा वो आएगा 119। अगर यहाँ पे हम एज 22 कर दें तो हमारे पास GFR आएगा 118। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो GFR डिक्रीज़ करता जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारा GFR कम होता जाता है। ड्रग्स कोजिंग, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कोज करते हैं रीनल फेलियर को, जिनके अंदर हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अंदर हमारे पास जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन आते हैं, वेनकोमाइसिन जो मर्सा एजेंट भी एज ए यूज़ होता है, एम्फोटेरिसिन भी फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये ड्रग्स हमारे कोज करेंगे रीनल फेलियर को। अगर हमारे पास एक पेशेंट पहले ही रीनल डिजीज़ का शिकार है और ये उस पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी ये मेडिकेशन। तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, अब देखते हैं जो GFR को, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो GFR को इंक्रीज़ करेंगी और कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो GFR को डिक्रीज़ करेंगी। which force is increasing GFR? Hydrostatic pressure of glomerulus, that is 60 millimeter of Hg। और सबसे पहले देखते हैं कि ये फोर्सेस हैं क्या, होती कहाँ पे। अब ये हमारे पास हमें पता है ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो 28 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ऑनकोटिक प्रेशर होता क्या है, जो हमारी वेसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं जो वो प्रेशर वो होल्ड करके रखती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, और मतलब फ्लूइड को उस फ्लो को जाने नहीं देती वेसल से बाहर, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और जो वाल की मदद से प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर 28 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा। ग्लोमेरुलस के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर 0 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा। बोमेन कैप्सूल के अंदर तो हम देखते हैं कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इंक्रीज़ करती हैं GFR को। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस जो 60 मिलीमीटर ऑफ Hg होते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ये फोर्सेज हमारी इंक्रीज़ करेगी। हमें पता है कि जब प्रोटीन ही कब आगे मूव करेंगे तो ऑनकोटिक प्रेशर बोमेन कैप्सूल में डिक्रीज़ होगा और वो हेल्प करेगा GFR को इंक्रीज़ होने में। विच फोर्स इज डिक्रीजिंग GFR? ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर बोमेन कैप्सूल, और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी हमने देख ली हैं। अब जब हम इनका नेट निकालते हैं तो 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 60 और 28 प्लस 10 इज इक्वल टू 38। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा जो कि हमारे पास 22 मिलीमीटर ऑफ Hg है। डिफरेंट बुक में इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन जो अथेंटिक बुक्स हैं उनके अंदर इसकी यही वैल्यू होगी। अब कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं GFR को? अब इसके अंदर GFR हमें पता है कब इंक्रीज़ होगा, जब एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट करेंगी। तो उनके अंदर हम ये फैक्टर्स पहले भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के अंदर डोपामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और मिसोप्रेस्टोल और मिफीप्रोस्टोल एनालॉग्स यूज़ किए जाते हैं, और ये हमें पता है अबॉर्शन के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा डायहाइड्रोपैरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके अंदर निफेडिपिन, फेल्डिपिन, एम्लोडिपिन वगैरह। और जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल की तो ब्लड सप्लाई जो एग्जिट होना है वो कम होगा, और ये एंजियोटेंसिन 2 की मदद से होता है। तो GFR हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो डिक्रीज़ करते हैं GFR को? अगर हम कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल की तो GFR कम आएगा हमारी बॉडी के अंदर। और ये कौन करवाता है? एड्रेनालिन और NSAIDs बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E1। अब NSAIDs कहाँ पे एक्ट करते हैं? हमने दो पाथवे पढ़े थे, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे और साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे।
तो जब साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की प्रोडक्शन नहीं होगी और डायलेशन नहीं हो पाएगी इफरेंट आर्ट्रियोल की, और कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से GFR डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा बाय डायलेटिंग इफरेंट आर्ट्रियोल जो हम AC इनहिबिटर और ARBS और नॉन डायहाइड्रो पेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लोकर जिसके अंदर डिल्टेज़ाम वगैरह है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये इफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन करवाएंगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से अभी इसका मैं एक दो दोबारा बता देता हूँ। ये जो ड्रग्स हैं ये इफरेंट आर्ट्रियोल की क्या करवाएंगे, डायलेशन करवाएंगे, और जब डायलेशन होगी तो क्या होगा, ज़्यादा ब्लड किडनी से जाएगा और GFR हमारे पास कम होगा, और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो GFR वैसे ही हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगा। अब नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं आर्ट्रियोल, कैपिलरी और वेन्यूल के अंदर। आर्ट्रियोल्स के अंदर 60 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास प्रेशर होगा। यहाँ पे हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर भी होता है। उसके अलावा कैपिलरी 28 मिलीमीटर ऑफ Hg हमारे पास प्रेशर होता है यहाँ पे, और वेन्यूल्स के अंदर 4 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर होगा। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिजीज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।